नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो का जो विषय होने वाला है, जिस पर आज की वीडियो में विस्तृत चर्चा होगी और इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो इस टॉपिक पर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का टॉपिक होने वाला है संस्मरण। अब संस्मरण जो है, हम सभी कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। कथेतर यानी कि कथा से इतर, क्योंकि जो गद्य साहित्य है, हिंदी गद्य साहित्य में आपको बता रही हूँ, इसको दो श्रेणियों में या फिर कह लीजिए दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है पहला कथा साहित्य और दूसरा होता है कथेतर साहित्य, कथा गद्य साहित्य और दूसरा कथेतर गद्य साहित्य। या फिर अगर आप हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं का पेपर पढ़ रहे होंगे या फिर कभी पढ़ा होगा, उसके अंतर्गत भी आप इस पेपर को पढ़ रहे होंगे, यानी इस विधा को पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपसे टिप्पणी परक प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर भी आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं ध्यान से तो लिख पाएंगे। और अगर विस्तृत प्रश्न भी पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर सफिशिएंट मटेरियल बता दिया जाएगा, ताकि अगर 15 नंबर का 15 अंक का प्रश्न भी आपसे पूछा जाए तो आप विस्तार से अपने उत्तर को बेहतर तरीके से लिख पाए। तो चलिए बिना समय जाया किए इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संस्मरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी अगर आप इसके शब्दों से समझने की कोशिश करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो संस्मरण शब्द जो है अंग्रेजी के मेमोयर्स से आया है। अब अंग्रेजी का मेमोयर्स जो है वो अंग्रेजी के शब्द मेमोरी से आया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है यादें या फिर स्मृतियां। तो किसी की यादें या स्मृतियां या फिर किसी की यादों या स्मृतियों में लिखे गए जो शब्दबद्ध कर दिया जाता है अगर यादों और स्मृतियों को, तो उनको कहते हैं मेमोरीज, मेमोयर्स और हिंदी में संस्मरण। अब इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो संस्मरण जो है वो सम जमा स्मरण और जमा ल्युट, इस पूरे मतलब सांस्कृतिक दृष्टि से देखेंगे, जब संस्कृति के आधार पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, जिसका अर्थ कुछ इस तरह से निकलता है। सम का अर्थ होता है सम्यक और स्मृ का अर्थ होता है स्मृतियां, और ल्यूट यहाँ पर मतलब अण जो है वो एक ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है अण। तो सम यानी कि सम्यक, स्मृ यानी कि स्मृतियां, सम्यक स्मृतियों को कहते हैं संस्मरण। यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने कि सम्यक तरीके से अर्थात भली भांति तरीके से किया गया स्मरण सम्यक स्मरण या फिर संस्मरण कहलाता है। अब नीचे लिख दिया गया है विस्तृत जो परिभाषा हो सकती है उसको मैंने नीचे लिख दिया है। लिखा गया है कि सहज आत्मीयता तथा गंभीर पूर्वक किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि का पूर्ण रूपेण संस्मरण करना, पूर्ण रूपेण स्मरण करना ही संस्मरण है। स्पष्ट है कि रस विधा का मूल आधार स्मरण या फिर स्मृति है। तो ये बात आपको यहाँ से स्पष्ट हो जानी चाहिए कि संस्मरण क्या होता है। कुछ जो वैज्ञानिक परिभाषाएं हो सकती हैं जो कि आपको एज इट इज याद रखनी चाहिए, कोट करके आपको इन्हें एज इट इज लिख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इन परिभाषाओं को लिखते हैं तब आपको अधिक अंक प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आपका जो उत्तर है वो बाकियों से अलग हो जाता है। तो हिंदी शब्दकोश के हिंदी साहित्य कोश के अनुसार संस्मरण की परिभाषा क्या है, लिखा गया है हिंदी साहित्य कोश में कि स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण कह सकते हैं। तो हिंदी साहित्य कोश के अनुसार संस्मरण की परिभाषा ये होती है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, जो कि हिंदी साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण विद्वता, आलोचक, समीक्षक रहे हैं, इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य जगत में। तो इन्होंने संस्मरण को कैसे परिभाषित किया है इसको देख लेते हैं। तो संस्मरण के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि व्यक्ति से बना है, वैयक्तिक अनुभव यानी जो व्यक्ति द्वारा अनुभव उसकी जिंदगी के होते हैं वो अनुभव वैयक्तिक अनुभव कहलाते हैं, जो उसने स्वयं जिए हैं, महसूस किए। तो वैयक्तिक अनुभव तथा स्मृति से रचा गया इतिवृत्त अथवा वर्णन संस्मरण कहलाता है। ठीक है। अब दूसरी परिभाषा क्या देते हैं, फिर कह लीजिए संस्मरण के संदर्भ में एक विशेषता बताते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि संस्मरण अतीत का सजीव चित्रण है, या फिर कह लीजिए संस्मरण अतीत को सजीव करते हैं। यानी जो अतीत में जो
भूतकाल में बीत चुका है उसको भविष्य में या फिर वर्तमान में सजीव करने की संभावना या सजीव करने की क्षमता संस्मरण गद्य विधा में होती है। संस्मरण की अन्य परिभाषा पर बात करें जो कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार संस्मरण की क्या परिभाषा हो सकती है, इस पर बात कर लेते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो कि एक महत्वपूर्ण वेब पेज है, वेबसाइट है, उसके अनुसार क्या बात निकल कर सामने आती संस्मरण के संदर्भ में। तो लिखा गया है कि संस्मरण का रचनाकार ऐसा युग पुरुष होता है या फिर हो सकता है जिसने देश के इतिहास के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा की हो या जिसे इतिहास निर्माण को निकट से देखने का अवसर प्रदान हुआ हो। जाहिर सी बात है, अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेमोयर्स जो होते हैं या संस्मरण जो होते हैं हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण गद्य विधा, ये किसी व्यक्ति के जो अतीत के अनुभव होते हैं, अतीत की स्मृतियां होती हैं, उन पर आधारित लेखा जोखा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आम व्यक्ति पर लिखा गया, या फॉर एग्जाम्पल समझिए हम हैं, हम एक आम नागरिक के स्तर पर ही हैं, तो हम अपने किसी परिजन के संदर्भ में या फिर हमारा कोई प्रियजन है उसके संदर्भ में हमारी जो अतीत की यादें हैं उन्हें अगर शब्दबद्ध कर दें तो आप कहेंगे कि क्या वो भी संस्मरण की श्रेणी में आएगा? उसको संस्मरण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसलिए मैंने ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की संस्मरण के संदर्भ में जो परिभाषा हो सकती है उसको यहाँ पर संकलित किया ताकि आप समझ जाएं कि संस्मरण किसी महान व्यक्ति के संदर्भ में ही लिखे जाते हैं, फिर महान व्यक्ति के संदर्भ में जो स्मृति की यादें लिखी जाती हैं, स्मृतियां शब्दबद्ध की जाती हैं, उनको ही संस्मरण कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं संस्मरण जो गद्य विधा है इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं, कि किन विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए आप ये बात पहचानेंगे, ये बात परखेंगे कि कोई विधा या फिर कोई आपने लेख पढ़ा वो संस्मरण कहलाएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट्स के माध्यम से बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं पर। तो पहली विशेषता बनकर सामने आती है कि संस्मरण वर्णन प्रधान होते हैं, यानी इसमें किसी का वर्णन किया गया होता है। साथ ही साथ जीवनी परक कथेतर गद्य विधा है। जाहिर सी बात है कि किसी की स्मृति पर आधारित है, तो किसी के जीवन के कुछ पक्ष हैं उनको संस्मरण में समेटा जाता है, तो इसलिए ये एक वर्णन प्रधान जीवनी परक कथेतर गद्य विधा है। दूसरा पॉइंट बनता है संस्मरण का आधार स्मृति है। अगला पॉइंट बनता है इसमें सजीव पात्रों के बाहरी रूप का मूलतः चित्रण और वर्णन रहता है, सजीव पात्र यानी कि जो कभी जीवित थे। चौथा पॉइंट बनता है ये कल्पना पर नहीं बल्कि वास्तविकता और यथार्थ पर आधारित होते हैं। यहाँ पर कल्पना का कोई पुट नहीं होता, ये जो घटना घटी है उसको चित्रित यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर कोई कल्पना का बिंब नहीं होता है, न कि हमारे मन में कोई विचार आए हैं हमने उन्हें साथ में एड ऑन कर दिया, ऐसा यहाँ पर कोई भी सीन नहीं है। यहाँ पर जो घटनाएं घटी हैं उनका यथार्थ परक वास्तविकता परक चित्रण किया जाता है संस्मरण विधा के अंतर्गत। पांचवा पॉइंट बनता है प्रायः संस्मरण लेखक और स्मरण किया गया व्यक्ति, यानी जो संस्मरण लिख रहा है जिसके संदर्भ में संस्मरण लिख रहा है, दोनों ही व्यक्ति जो हैं वो प्रसिद्ध होते हैं। ये बात मैंने जब एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की आपको परिभाषा बताई थी तब भी मैंने इस बात को विस्तार से आपको एक्सप्लेन किया था। छठा पॉइंट बनता है संस्मरण के संदर्भ में लिखा गया है कि संस्मरण में यथार्थ का चित्रण तो होता है जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, पर वह भावना के रंग में रंगा होता है। यह यथार्थ स्मृति पर आधारित होता है, इसलिए इसमें इतिहास की धारा नहीं होती, न इतिहास की तरह तथ्य परखता होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि संस्मरण गद्य विधा है, जैसा कि मैंने बताया कि ये वास्तविक और यथार्थ परक होते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि तथ्यों को ही सिर्फ लिख दिया गया है, यानी उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि साहित्य का मुख्य जो हिस्सा है या फिर मुख्य पहलू है या फिर कह लीजिए जो साहित्य की मुख्य विशेषता है वो क्या है, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए। तो तथ्यात्मकता तो हो ही हो, अगर सिर्फ तथ्यात्मकता होगी तो वो इतिहास की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, लेकिन तथ्यों के साथ साथ जब उसमें रचनात्मकता भी होती है, रोचकता भी होती है, तब वो संस्मरण की श्रेणी में आते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है संस्मरण के संदर्भ में। आगे बढ़े तो बात करते हैं सातवें पॉइंट पर। सातवां पॉइंट है संस्मरण के संदर्भ में कि संस्मरण लेखक संस्मरण
में अपने निजी अनुभवों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का लक्ष्य सामने रखता है और अभिव्यक्ति का माध्यम विशिष्ट व्यक्तियों, वस्तुओं तथा क्रियाकलापों को बनाता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सब जानते हैं, जो प्रसिद्ध है, या जिसके संदर्भ में कोई ऐसी घटना रही है जिसके बारे में लोग और जानना चाहते हैं, या फिर ऐसी कोई वस्तु है या फिर ऐसी कोई घटना है जो काफी प्रसिद्ध रही है, विशेष रही है, उसका अलग महत्व है, तो उस पर आधारित जो स्मृतियां या फिर जो संस्मरण रचनाकार के भाव होते हैं, अनुभव होते हैं, उसको वो चित्रित करता है संस्मरण विधा के अंतर्गत। तो ये तो बात होगी 7 पॉइंट्स के माध्यम से संस्मरण के विशेषताओं पर। संस्मरण के जो मतलब मुख्य पहलू हो सकते हैं, संस्मरण के संदर्भ में जो मुख्य बिंदु बन सकते हैं, जो संस्मरण विधा को बाकी विधाओं से अलग अस्तित्व और अलग स्थान प्रदान करते हैं। तो ये बातें हो गई संस्मरण के संदर्भ में 7 बिंदुओं के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं संस्मरण के तत्वों पर, यानी कंपोनेंट्स ऑफ मेमोयर्स, जो कि ज्यादा तो नहीं है, बाकी जितने हैं वो आपको याद रखने चाहिए। तो तत्वों में सबसे पहला तत्व आ जाता है स्मृति, जो कि ऊपर भी आपको पता चल ही गया होगा कि संस्मरण का आधार जो होता है वो स्मृति होता है। दूसरा बिंदु है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का और व्यक्तित्व का चित्रण किया जाता है, यानी जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे महादेवी वर्मा मैथिली शरण गुप्त जी पर दद्दा संस्मरण लिखती हैं पथ के साथी में, उसमें वो मैथिली शरण गुप्त जी के साथ में जो उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, उनका लेखा जोखा है, साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं का भी वर्णन वहां पर किया गया है। तीसरा पॉइंट है आत्मीयता। क्यों? क्योंकि हम उसी व्यक्ति के संदर्भ में संस्मरण लिखते हैं जिसे हम जानते हैं, जिससे हमारा आत्मीय संबंध होता है, तो इसमें आत्मीयता का भी पुट आ जाता है। चौथा है तथ्यात्मकता। तथ्यों का तो यहाँ पर लेखा जोखा होता ही है, क्योंकि एक रचनात्मकता तथ्यों में ऐड कर दी जाती है, लेकिन जो मूल बिंदु है वो है तथ्यात्मकता। तो ये 4 पॉइंट्स हो सकते हैं संस्मरण के तत्वों के आधार पर। अगर तत्वों को देखेंगे तो ये 4 बिंदु बन सकते हैं। अब संस्मरण के वर्गीकरण को भी देख लेते हैं। तो संस्मरण का वर्गीकरण मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु लिख दिए हैं कि संस्मरण जीवनी प्रधान हो सकते हैं, यात्रा प्रधान हो सकते हैं जब यात्रा पर आधारित हो तो, और शिकार संबंधी हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं, सामान्य हो सकते हैं, कलात्मक हो सकते हैं। लेकिन इस वर्गीकरण को सभी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है, तो शैली के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। अब शैलीगत विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण को देख लेते हैं। तो यहाँ पर शैलीगत विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण आप देख रहे होंगे, तो कुछ आप वर्गीकरण के इतने प्रकार देख रहे होंगे, जिसमें से पहला है आत्मकथात्मक संस्मरण, दूसरा है निबंधात्मक संस्मरण जो निबंध शैली में लिखे गए हों, और तीसरा है पत्र शैली में पात्रात्मक या फिर पत्रात्मक शैली वाले संस्मरण, चौथा है डायरी शैली वाले संस्मरण, और पांचवा है वर्णात्मक शैली संस्मरण, अगला है संवाद शैली संस्मरण, और अंतिम है संबोधन शैली संस्मरण। तो यहाँ पर संस्मरण के इतने प्रकार शैली के आधार पर हो सकते हैं। बाकी आप ऊपर जो मैंने संस्मरण के प्रकार बताए वो भी याद रख सकते हैं और परीक्षा में लिख के आ सकते हैं अगर विस्तृत प्रश्न पूछा जाएगा तो। बाकी अगर शैली के आधार पर लिखने हैं तो आप इन्हें भी लिख कर आइएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे विस्तृत प्रश्न पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको विस्तार से चीजें बतानी पड़ेंगी। तो संस्मरण की विशेषताओं को या संस्मरण की प्रवृत्तियों को यहाँ पर विस्तार से भी मैंने लिख दिया है, जो कि मेरी अपनी लिखी हुई असाइनमेंट थी, जिसमें आप मार्क्स भी देख सकते हैं। मुझे ठीक ठाक मार्क्स मिले हुए हैं। अब यहाँ पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं एक बार। हालांकि बिंदुगत तरीके से चर्चा हो चुकी है ऊपर संस्मरण की विशेषताओं पर। यहाँ पर कुछ और विशेषताएं मैंने लिखी हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर विस्तृत प्रश्न बनेगा, एक्सप्लेन आपको ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर जब 15 अंक का प्रश्न बनता है तो आपको कंटेंट थोड़ा आपके पास दिमाग में होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वाला पेज भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो सीधे विशेषताओं पर आ जाते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पहली विशेषता पर चर्चा करते हैं। इसमें आत्मीयता और भावात्मक जुड़ाव होता है। किसमें? संस्मरण में। पहला पॉइंट ये बनकर सामने आता है। तो संस्मरण लेखन में आत्मीयता प्रमुख होती है। लेखक संस्मरण में जिसका जिक्र करता है उसे वह कहीं ना कहीं भावात्मक रूप से उस व्यक्ति से जुड़ा होता है। व्यक्ति, स्थान और घटना के साथ लेखक का निजी अनुभव और जुड़ाव संस्मरण को प्रभावशाली और जीवंत बनाता है। इतना ही नहीं, संस्मरण भूतकाल की स्मृतियों को वर्तमान में पुनर्जीवित करने की एक साहित्यिक विधा है।
तो ये बात आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यथार्थपरकता तथा व्यक्ति और समाज का चित्रण संस्मरण में किया जाता है। तो संस्मरण कल्पना पर आधारित न होकर पूर्णतः वास्तविकता और वास्तविक घटनाओं अनुभवों पर आधारित होता है। रचनाकार अपने जीवन की सच्ची घटनाओं को संस्मरण या फिर स्मरण करके संस्मरण में यथासंभव सजीवता के साथ में प्रस्तुत करता है और यह यथार्थपरकता ही संस्मरण के प्रति पाठक को या पाठक की विश्वसनीयता का मूल कारण बनती है। आगे लिखा है कि संस्मरण के अंतर्गत रचनाकार अपने जीवन से जुड़े व्यक्तियों का चित्रण करता है। ये व्यक्ति सामान्यतः लेखक या लेखिका के जीवन में विशेष भूमिका निभा चुके होते हैं। जैसे मैं या फिर आप एक जीवंत उदाहरण समझिए जो उल्लिखित भी है हमारे साहित्य में। महादेवी वर्मा या फिर अंग्रेजी संस्मरण लिख रहे हैं। जैसे कि महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी चौहान के संदर्भ में भी संस्मरण लिखा है। निराला जो इन्हें मुंह बोली बहन या फिर कह लीजिए निराला को महादेवी वर्मा मुंह बोला भाई मानती थी, उनके संदर्भ में संस्मरण लिखा। तो जाहिर सी बात है ये इनसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ाव है, इनका भावात्मक तौर पर ये संस्मरणकार जो है यानी संस्मरण लेखिका जो है महादेवी वर्मा, उनका मैथिली शरण गुप्त जी से भी व्यक्तिगत जुड़ाव है, भावात्मक जुड़ाव है, सुभद्रा कुमारी चौहान से भी है और वहीं किसी अन्य व्यक्ति जैसे निराला आदि से भी है। तो उसके संदर्भ में ही संस्मरण लिखते हैं। तो इस स्तर पर आप चीजों को देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर आते हैं। बात करते हैं वर्णनात्मक शैली। संस्मरण जो होते हैं वो वर्णन प्रधान शैली में लिखे जाते हैं, यानी उनकी शैली जो होती है वर्णनात्मक होती है, क्योंकि उसमें किसी घटना या किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु का जो विशेष वस्तु है, विशेष घटना है या फिर प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके संदर्भ में वर्णन किया जाता है। इसलिए वर्णनात्मक शैली दिखाई देती है संस्मरण के अंतर्गत। बाकी इसमें दृश्यात्मकता होती है, सूक्ष्म निरीक्षण होता है और संस्मरण में जो है भावात्मक वर्णन भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से संस्मरण प्रभावशाली बन जाता है और पाठक उसे पढ़ता है तो अंत तक पढ़ता रहता है, जुड़ा रहता है, बोर नहीं होता है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ें तो अगली विशेषता है संस्मरण जो होते हैं प्रेरणात्मक होते हैं और शिक्षाप्रद होते हैं। यानी आप जब किसी ऐसी महान हस्ती के बारे में, महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं तो आप भी उसके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं को अपने भीतर ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में उन विशेषताओं को, उन घटनाओं का कहीं ना कहीं जो अनुभव है उसको आप अपने जीवन में अपनाते हैं ताकि आप भविष्य में एक अच्छे व्यक्ति, एक महान व्यक्ति की श्रेणी में जा सकें और आप जो है आपका व्यक्तित्व ऊंचा हो सके। तो इसलिए संस्मरण जो होते हैं वो प्रेरणात्मक होते हैं और शिक्षाप्रद होते हैं। अब बात करते हैं संस्मरण की अगली विशेषता पर जो कि है भाषा की सहजता। जाहिर सी बात है, अगर ऐसे समझिए संस्मरण की भाषा क्लिष्ट होगी, संस्कृत निष्ठ होगी, तो जाहिर सी बात है पाठक जब संस्मरण पढ़ेगा या फिर आप जब संस्मरण पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अब अगर संस्मरण शुरू से ही समझ नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है अंत तक जाने का तो प्रश्न पैदा ही नहीं होता। यानी आप शुरू में 2-4 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे और संस्मरण को वहीं पर छोड़ देंगे और एक जो प्रवाह है वो भाषा की सहजता न होने के चलते टूट जाएगा। इसलिए संस्मरण लेखक या संस्मरण लेखिका किसी भी संस्मरण की जो भाषा है वो सहज रखता है और प्रभावशाली रखता है। साथ ही साथ भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको पाठक वर्ग, किसी भी वर्ग का पाठक है, भले ही हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है या फिर ऐसा व्यक्ति है जिसका हिंदी साहित्य से अधिक तालमेल नहीं है, अधिक उसे ज्ञान नहीं है हिंदी भाषा का, फिर भी वो उस संस्मरण को आसानी से समझ पाए। तो इसलिए भाषा की सहजता और प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैंने इस पॉइंट को हालांकि आपको विस्तार से समझा दिया है। तो संस्मरण की ये विशेषताएं हो सकती हैं जिन पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा मैंने कर ली है। बात कर लेते हैं कुछ संस्मरण उदाहरण के तौर पर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कुछ उदाहरण भी दे देने चाहिए जिससे आप अधिक अंक प्राप्त करने के दावेदार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 उदाहरण लिख दिए हैं जो कि हिंदी साहित्य जगत के महत्वपूर्ण रचनाकार रहे हैं जिन्होंने संस्मरण विधा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पद्म पराग आता है जो कि हिंदी साहित्य का या फिर कह लीजिए हिंदी गद्य विधा का पहला संस्मरण है जिसका प्रकाशन सन 1929 में हुआ था, पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया है।
दूसरा है जैनेंद्र कुमार का। ये और वे जैनेंद्र कुमार जो हैं मनोविश्लेषणात्मक शैली में लेखन कार्य करते हैं। पथ के साथ ही महादेवी वर्मा, इनका तो विशेष स्थान है ही संस्मरण और रेखाचित्र विधा में। और चौथा आता है जंजीरें और दीवारें, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण संस्मरण है। तो यहीं पर चर्चा समाप्त करते हैं। बाकी अगर आपको अन्य गद्य विधाओं से संबंधित वीडियोस देखने हैं तो चैनल पर जाकर आप विजिट करिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर होता है, ये आप जब चैनल पर जाकर विजिट करेंगे तो आप रेखा चित्र के संदर्भ में एक वीडियो पाएंगे, उसमें जाकर आप देखिए। उसमें रेखा चित्र पर तो चर्चा की ही गई है, साथ ही साथ संस्मरण गद्य विधा और रेखा चित्र गद्य विधा में क्या अंतर होता है बिंदुगत तरीके से वहां पर एक्सप्लेन किया गया है, ताकि अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ दोनों में अंतर स्पष्ट करने को ही पूछा जाए तो भी आप विस्तार से चीजें लिख पाएं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी चैनल से जोड़िए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने मित्रों को चैनल के बारे में अवश्य बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।